वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मोमेंटम को डिस्कस किया था और मैंने आपको ये बताया था कि मोमेंटम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वो क्वालिटी होती है जिससे वो क्या करता है कि मतलब कि वो अपोज करता है अपनी स्टेट में चेंज को। मतलब कि अगर एक मूविंग बॉडी है जिसमें क्वालिटी ऑफ मोशन है, क्वांटिटी ऑफ जो मोशन है, उसे हम क्या कहते थे? मोमेंटम कहते थे। और हमने इसके लिए जो रिलेशन ड्राइव किया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा, हमने जब मोमेंटम को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि मोमेंटम जो है दैट इज P इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके अब इस मोमेंटम की हम दूसरी फॉर्म की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको जब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो हम न्यूटन सेकंड लॉ की जो फॉर्म पढ़ते हैं ना, F इज इक्वल्स टू ma, ये फॉर्म इनिशियली न्यूटन ने नहीं दी थी। न्यूटन ने एक दूसरी फॉर्म दी थी जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आपके साथ कि F इज इक्वल्स टू डेल P ओवर डेल T, और ये क्या था? F नेट। ये था न्यूटन सेकंड लॉ। ये क्या था? न्यूटन्स second law is Newton's second law in terms of momentum. ओके तो अगर आपसे नॉर्मल न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पूछा जाए तो वो ये इक्वेशन है। अगर आपसे कह दिया जाए, ये मेंशन कर दिया जाए कि आप डिराइव करें न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन है, तो हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। ये छोटी सी समरी थी, अब मैं डेरिवेशन की तरफ जाता हूँ। ये देखें, हमें पता है, हमें इस बात का पता है, या लिख लें इसको, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर पेपर में आ जाता है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसको डिराइव करें लेकिन उसकी मोमेंटम की फॉर्म जो है वो डिराइव करें, तो आप कैसे करेंगे? ये देखें, ये हमें पता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम नेट फोर्स अप्लाई करें और उस बॉडी का जो मास है वो m हो, तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो क्या होगा? a पैदा होगा। और हमने ये पढ़ रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज एक्चुअली अ चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ऑलराइट, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं इस चेंज को इस तरह से लिख सकता हूँ। ऑलराइट, तो मेरे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई Vf माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा? एक्सेलरेशन की जगह पर पुट करूँगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी F नेट इज इक्वल्स टू m, ए की जगह पे क्या आएगा? Vf माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। यहाँ तक समझ आई आपको? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल सेकंड लॉ लिखा है। सेकंड लॉ लिखने के बाद मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दिया जो कि Vf माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी है। ओके, अब ये मास जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि F नेट इज इक्वल्स टू m को जब मैं Vf से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा m Vf। ओके, प्लस माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली क्या किया है कि मैंने इस m को Vf के साथ भी मल्टीप्लाई किया है और इस m को मैंने Vi के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, लेकिन दरमियान में साइन माइनस इस वजह से आया है कि m के साथ साइन प्लस है और Vi के साथ माइनस है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम साथ साइन को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें पता है कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, ज़रा देखिएगा, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि P इज इक्वल्स टू एम वी।
ये मेरे पास क्या होता है, मोमेंटम। ओके, अगर मैं कहूँ कि इनिशियल मोमेंटम है तो मुझे वेलोसिटी के साथ क्या लगाना पड़ेगा, वी आई। तो इसका मतलब है एम वी आई जो है वो बेसिकली क्या है मेरे पास, इनिशियल मोमेंटम। इसी तरह से मैं फाइनल मोमेंटम लिख सकता हूँ एम वी एफ। ऑल राइट, तो एम वी आई जो है वो पी आई के बराबर है और एम वी एफ जो है वो पी एफ के, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ मैस और वेलोसिटी जो है वो मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन में यूज़ करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि पी आई जो है दैट इज इक्वल्स टू एम वी आई, और पी एफ जो है, पी एफ जो है, पी एफ जो है दैट इज इक्वल्स टू एम वी एफ। अब मैं सिंपल क्या करूँगा कि एम वी एफ की जगह पे पी एफ लिखूँगा और एम वी आई की जगह पे मैं पी आई पुट करूँगा, बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी। ज़रा देखिएगा ये क्या बनेगा आपके पास कि एफ नेट जो है यानी नेट फोर्स जो है यहाँ पे क्या है, एम वी एफ। एम वी एफ किसके बराबर है, पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम के। तो माइनस वैसे ही आएगा, एम वी आई किसके इक्वल है, इनिशियल मोमेंटम के, और नीचे टाइम इंटरवल जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आप देखें, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि डेल्टा पी यानी चेंज इन जो मोमेंटम है दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम की जगह पे मैं डेल्टा पी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे डेल्टा पी लिखूँगा, यानी कि एफ नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ये वो इक्वेशन है जो मैंने लास्ट टाइम डराइव की थी, सॉरी मतलब लास्ट टाइम मैंने आपको डायरेक्टली बताई थी, और ये वो फॉर्म है जो न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में लिखी थी। उसने कहा था कि अगर हम मोमेंटम में चेंज लाना चाहते हैं टाइम के साथ, देन हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। फिर हमने क्या किया था कि हमने इसी रिवर्स प्रोसेस को फॉलो किया था और हमने न्यूटन की ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म जो थी सेकंड लॉ की वो बनाई थी। एक्चुअल लॉ ये था, फिर हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया था यानी कि रिवर्स प्रोसेस के थ्रू। तो मैंने आपको सेकंड लॉ से जो है वो सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है वो ड्राइव करके दिखा दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, अगर इस डेरिवेशन में कोई इशू है तो मैं अभी बता दूंगा आपको। यस, वेरी गुड, मुझे बताएं, क्लियर है यहाँ तक? सिंपल मैंने वैल्यूज पुट किए, वो सारे कॉन्सेप्ट जो आप पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, मैंने सिर्फ उनको अप्लाई किया। यस, जरा अब गौर कीजिएगा, ये देखें, यहां देखें जरा कि सिंपली मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, F इज इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, जहां पे आपने कहा था कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मैंने लिखा है, डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा वी जो है, चेंज का मतलब क्या होता है कि चेंज तब आपके पास आता है जब आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो अगर ये वेलोसिटी का चेंज है तो मैंने क्या किया है कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया है। तो डेल्टा वी की जगह मैंने क्या लिखा है, वी एफ माइनस वी आई, और डेल्टा टी वैसे ही आ गया है। फिर मैंने क्या किया है कि मैंने इस इक्वेशन को इस एक्सेलरेशन की जगह पे क्या किया है, पुट किया है। ऑलराइट, तो सिंपल मैंने सब्स्टिट्यूशन की है। ओके, फिर मैंने इस मैथ को मैंने एम वी एफ के साथ मल्टीप्लाई किया है और प्लस माइनस माइनस एम वी आई। तो ये m जो है ये न्यूमिनेटर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि ये एम वी है, तो एम वी जो है वो मोमेंटम को डिनोट करता है, तो ये वी एफ है, एफ का मतलब फाइनल है। तो अगर ये वेलोसिटी फाइनल है तो मोमेंटम भी फाइनल होगा। तो एम वी एफ जो है वो फाइनल मोमेंटम है और एम वी आई जो है वो इनिशियल मोमेंटम है। तो मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने सिंपल जो है वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यूज कैसे पुट किए, ये देखें, एम वी आई की जगह पे पी आई पुट किया है और एम वी एफ की जगह पे पी एफ पुट किया है। ऑल राइट, तो वहाँ आगे देखें ज़रा, तो पी एफ माइनस पी आई ओवर डेल्टा टी।
तो पी एफ माइनस पी आई, जहाँ पे भी आपको आई और एफ नज़र आएगा इसका मतलब है वहाँ चेंज हो रहा है। तो क्या चीज़ चेंज हो रही है? मोमेंटम। तो मोमेंटम के चेंज को हम डेल्टा पी लिख सकते हैं। तो मैंने डेल्टा पी को क्या किया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लिख लें बेशक इसको, टाइम रेट ऑफ चेंज of momentum is equal to net external force applied on a body। ठीक है, ओके। डेल्टा टी को लिख लें, आप डेल्टा टी को भी लिख सकते हैं, आप डेल्टा टी को टी एफ माइनस टी आई लिख सकते हैं, लेकिन एंड पे जाके हमें इसको फिर क्लोज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको शुरू से ओपन ही नहीं किया। आप चाहें तो इसको टी एफ माइनस टी आई, फिर आपको यहाँ पे भी टी एफ माइनस टी आई लिखना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे भी टी एफ माइनस टी आई लिखना पड़ेगा, एंड पे आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए इसको ओपन ही नहीं किया। ऑल राइट, यस, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। तो मैंने यहाँ से एक बार फिर रिवाइज करवा दिया आपको कि इसका मतलब है कि अगर आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था, इसका मतलब है कि अगर आप मोमेंटम में तब्दीली लाना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके मोमेंटम में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो आपको इतनी फोर्स इतने टाइम के लिए क्या करना पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगी। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप मोमेंटम में टाइम के लिहाज से तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपको बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। ये इसका मकसद है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन हमने ड्राइव कर लिए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आप डिराइव करें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, ऑलराइट। और एंड पे आपने कंक्लूजन लिख दी है कि वक्त के साथ साथ अगर मोमेंटम तब्दील होगा तो ये इक्वल होगा एक्सटर्नल फोर्स के जो हम बाहर से लगा रहे हैं उसके ऊपर। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने ये इक्वेशन तो पढ़ ली, ज़रा गौर कीजिएगा। अभी आपने ये इक्वेशन पढ़ी है, एफ नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस टी को यहाँ पे लाके क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एफ नेट इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। अब यहाँ से हम एक और क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं जो कि इम्पल्स है, ओके। अब सम टाइम फोर्स कांस्टेंट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो क्रिकेट खेलते वक्त जब बॉल आपके बैट के साथ आके स्ट्राइक करने से पहले उस पर फोर्स बड़ी मिनिमम सी लगती है, और जैसे ही आप उसको स्ट्राइक करते हैं, ऐसे करके फ्लिक करते हैं, तो फ्लिक करने से उस अगले ही लम्हे फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी शुरू में बहुत कम फोर्स लगती है और बिल्कुल इंस्टेंटली जो है वो फोर्स राइज कर जाती है। तो जब फोर्स राइज करती है तो आप उसको हिट करते हैं और बॉल जो है वो काफ़ी दूर जाके गिरती है। तो इसका मतलब है कि मोमेंट, ये जो फोर्स आपने लगाई है और जो जितने वक्त के लिए लगाई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। अगर आपके पास फोर्सेस, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कोलिजन्स, ऐसे एक्सप्लोजन्स जहाँ पे फोर्स जो लग रही है वो नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर से मुराद है कि एक बिल्कुल एक सिम्प में नहीं लग रही, एक वैल्यू के साथ नहीं लग रही, बल्कि क्या लग रही है, अब्रप्टली, 0 से एकदम 100 न्यूटन या 50 न्यूटन, बिल्कुल अब्रप्टली जो है वो चेंज आ रहा है। ऐसी फोर्स को हम कहते हैं नॉन लीनियर फोर्स, ओके। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। आपने कार्स को देखा है, तो कार्स को आपने देखा है तो कार्स के आगे बम्पर होता है। तो आपने कभी इमेजिन किया है कि सारी की सारी जो कार है वो आयरन या स्टील या इस तरह के मटेरियल की बनी होती है, मेटालिक बॉडी होती है, लेकिन जो उसका जो बम्पर है वो हम प्लास्टिक का क्यों बनाते हैं और उसका वॉल्यूम को इतना ज़्यादा होता है? वो इसलिए होता है कि अगर हमारी कार किसी चीज़ के साथ कोलाइड करेगी तो वो जो बम्पर होता है वो टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ा देता है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ गौर कीजिएगा।
ये है चेंज इन मोमेंटम, और ये जो डेल्टा टी है इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। और ये मेरे पास है नेट फोर्स। ओके, जब आपकी गाड़ी जो है वो स्ट्राइक होती है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखें एफ नेट, अभी आपको समझ आएगा, ये बहुत आसान है, डेल्टा पी। ओके, तो होता ये है कि जब गाड़ी कोलाइड करती है तो बम्पर सबसे पहले टूटता है, तो बम्पर एक क्रम्पल जोन होता है, तो बम्पर जो है वो टाइम ऑफ कोलिजन को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये देखें, तो जब टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है तो इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि इम्पल्स ज़्यादा है या इम्पल्स थी, ठीक है। इसी तरह से आप हेलमेट पहनते हैं और आपका हेलमेट पैडेड होता है, उसकी रीज़न क्या है कि हेलमेट के पैडेड होने की रीज़न ये है कि जब आप खुदा ना खास्ता अगर आप कोलाइड करते हैं, एक्सीडेंट होता है, जब आपका हेलमेट जो है या सर जो है वो किसी चीज़ के साथ टकराता है, जब आपने हेलमेट पहना होता है तो क्या होता है कि आपको बहुत मिनिमम इंजरी आती है। इंजरी इस वजह से आती है कि जो उसमें फोम होता है वो जब कोलाइड करता है तो वो कंप्रेस होता है, जब वो कंप्रेस होता है तो वो टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ाता है। जब टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ती है तो जो फोर्स है वो कम हो जाती है, तो इम्पैक्ट कम हो जाता है और इम्पल्स जो है वो बढ़ जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स, यानी चेंज इन मोमेंटम। जी, इस कॉन्सेप्ट की समझ आई आपको? मुझे शाबाश बताएं, इस कॉन्सेप्ट की समझ आई आपको कि ये मोमेंटम इम्पल्स क्या होती है? जी, वेरी गुड। इसी तरह से आप जी मैं रिपीट करता हूँ मानूर। ओके, वेरी गुड। सनम को भी नहीं आई। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा ज़रा। हमने जो मोमेंटम का फार्मूला निकाला है ये नेट फोर्स है। मैंने सिंपली क्या किया है, इसमें डेल्टा टी को मैंने यहाँ पे एफ नेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जब मैंने एफ नेट के साथ डेल्टा टी को मल्टीप्लाई किया तो ये डेल्टा पी है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ओके, अब जब मोमेंटम में तब्दीली आती है तो वो अब्रप्ट भी हो सकती है और आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकती है। अब अब्रप्ट कब होगी? अब्रप्ट तब होगी जब आपके पास टाइम ऑफ कोलिजन जो है, देखें यहाँ देखिएगा कि एफ नेट इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। और ये है टाइम ऑफ कोलिजन। ओके, और ये है आपके पास एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। ओके, इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी, जो कि मोमेंटम में तब्दीली आ रही है। ओके, तो हम कोलिजन्स में इम्पैक्ट, जब आप किसी चीज़ के टकराते हैं तो इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, तो उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पैडेड चीज़ें यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ग्लव्स यूज़ करते हैं, अगर आपने कैच पकड़ना है, किसी क्रिकेट में आपने कैच पकड़ना है तो आपके ग्लव्स जो होते हैं वो पैडेड होते हैं। अगर आप देखें तो जो बैटिंग कर रहे होते हैं बैट्समैन होते हैं, उनकी फिंगर्स के बाहर यहाँ पे इतना इतना जो है वो थिक फोम जो है वो लगा होता है। उससे क्या होता है कि जो उनकी फिंगर्स होती हैं अगर उस पर बॉल लग जाए तो वो प्रोटेक्टेड रहती हैं। वो प्रोटेक्टेड इस वजह से रहती हैं कि जब बॉल उनके ग्लव के साथ आके टकराती है तो टकराने का जो टाइम होता है, जितनी देर तक कोलिजन हो रही होती है वो टाइम बढ़ जाता है। यस, तो जब वो टाइम बढ़ता है तो प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स जो है वो कम हो जाती है। जब फोर्स कम हो जाती है तो इम्पैक्ट कम हो जाता है, इम्पैक्ट कम हो जाता है और जो हमारी जो इम्पल्स है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, ये देखें ज़रा, अब मैं इसको डिफाइन करने लगा हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। इम्पल्स को हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड टाइम interval over which force acts on a body। ये सारी बात मैंने आपसे की है। अब इसकी जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन है, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है
यस तो हमने भी पढ़ा है कि डेल्टा पी जो है दैट इज इक्वल्स टू एफ नेट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इस डेल्टा पी को हम क्या कह सकते हैं, जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जे जो है ये इम्पल्स का सिंबल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ नेट इंटू डेल्टा टी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इम्पल्स क्या है, तो इम्पल्स सिंपली चेंज इन मोमेंटम है। ओके, चेंज इन मोमेंटम, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी के साथ। अब इम्पल्स के भी वही यूनिट्स होंगे, इम्पल्स के भी वही यूनिट्स होंगे, इम्पल्स के भी वही यूनिट होंगे जो कि मोमेंटम के होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, न्यूटन एंड डेल्टा टी क्या है, सेकेंड, तो डेल्टा बी का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन सेकेंड, जो कि हमारा मोमेंटम का यूनिट है। तो दोनों बेसिकली सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि अगर कोलिजन्स में फोर्स नॉन लीनियर लग रही है तो फिर आप उस कोलिजन की जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पल्स से जो है वो निकालते हैं। अगर फोर्स नॉन लीनियर नहीं है, एवरेज या कांस्टेंट फोर्स है, तो फिर आप नॉर्मल मोमेंटम का फार्मूला जो है वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। यस मुझे बताइएगा अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही, दोबारा से बताएं ताकि हम इसको क्लियर करें। क्लियर हो गया सबको? यस, वेरी गुड। ओके हसन, अब आप इस तरह कीजिएगा कि जब ये अपलोड हो जाएगा तो अपलोड होने के बाद आप इसको दोबारा 2-3 दफ़ा सुन लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी बच्चों को क्लियर हो गया, तो बाकी जो है वो जी इजी वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, इजी है बिल्कुल। देखिए ना, सिंपल मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ऑलराइट, अब इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बहुत सारी बता दी हैं कि गाड़ी का बम्पर जो है वो टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ाता है, आपका जो हेलमेट है वो टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ाता है, तो इम्पल्स ज़्यादा होती है। इसी तरह जो ग्लव्स होते हैं, क्रिकेट ग्लव्स होते हैं जो बैट्समैन यूज़ करता है, वो भी टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ाता है और उसमें भी इम्पल्स ज़्यादा होती है। और अगर टाइम ऑफ कोलिजन ना बढ़े, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप अपने इसी जो आपका हेड है विदाउट हेलमेट आप इसे स्ट्राइक करें अगर दीवार के साथ, ऐसा आपने परफॉर्म नहीं करना लेकिन वैसे बता रहा हूँ, तो फिर आपको चोट बहुत ज़्यादा लगेगी। उसकी रीज़न ये है कि इम्पल्स कम हो जाएगी और इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो पहले जो बढ़ रहा था क्रम्पल जोन की वजह से वो कम हो जाएगा, और टाइम ऑफ कोलिजन के कम होने की वजह से फोर्स जो है वो बढ़ जाती है और इम्पैक्ट हो जाता है। तो मैं आपको क्विक रिवीजन देता हूँ। अभी 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये देखिएगा ज़रा। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ नेट इंटू डेल्टा टी। ओके, इसी तरह से डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ नेट इंटू डेल्टा टी। यस, अब पहले मैं बात करूंगा आपके साथ इम्पल्स की। इम्पल्स कब ज़्यादा होगी? इम्पल्स तब ज़्यादा होगी अगर आपका टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो ज़्यादा हो और नेट फोर्स जो है वो कम हो। ओके, इसी तरह से इम्पैक्ट तब ज़्यादा होगा, इम्पैक्ट जिसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है वो तब ऐसे होगा जब टाइम ऑफ कोलिजन कम हो जाएगा और एक्सटर्नल फोर्स बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं और आपको याद रहेगा कि इम्पैक्ट कब होगा और इम्पल्स कब प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? टाइम की चेंजेस समझ नहीं आ रही। टाइम देखें ना, कोई चीज़ टकरा रही है, देखें आपको मैं मिसाल देता हूँ। लेट्स से कि ये मेरे हैंड का अगला हिस्सा बम्पर है जो प्लास्टिक है, तो जब कोलिजन होती है तो देखें जब कोलिजन हो रही है तो ये देखें बम्पर सबसे पहले क्या होगा, इस तरह से टूटेगा, जिस तरह मेरा हैंड फोल्ड हो रहा है टकराने से। तो इसका मतलब है कोलिजन का टाइम जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखें ना, 2-3 सेकंड लगे इस चीज़ को, या 2-3-4 सेकंड इस तरह से ऐसे, ये देखें, ठीक है। तो जब टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ा है तो जो नेट फोर्स है वो कम हो गई है, तो जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए थे गाड़ी के उनको चोट जो है वो बहुत कम या मिनिमम लगी। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर देखें, अगर ये हमारा बम्पर जो है वो मेटल का हो और एक ही बॉडी हो, मतलब कार की, इसके साथ वेल्ड हुआ हो किसी तरीके से, तो फिर क्या होगा, ये ऐसे आके टकरेगा, ऐसे ऐसे, देखें ऐसे। तो देखें इसने इसको 1 मिली सेकेंड के लिए टच किया है। जब इसने ऐसे करके 1 मिली सेकेंड के लिए टच किया है तो उससे क्या होगा, नेट फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो पैसेंजर बैठे हैं वो सारे के सारे इंजर्ड हो जाएंगे। तो ये बेसिकली टाइम ऑफ कोलिजन है।
ऑलराइट, अब क्लियर हो गया? जी मानूर, क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। चलें, यहाँ तक मैंने इम्पल्स डिस्कस कर लिया। अब आप इसके बहुत सारे केसेस बना सकते हैं, ठीक है, कि जिसमें टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ रहा है और नेट फोर्स कम हो रही है, उसमें इम्पल्स ज़्यादा हो रही है। जिसमें टाइम ऑफ कोलिजन कम हो रहा है तो उसमें नेट फोर्स बढ़ रही है, उससे हम क्या कहते हैं, उसमें इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो ये मैंने आपको दोनों बातें इसलिए बताई हैं ताकि आप इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकें। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब आपने याद रखना है जो बात मैंने बताई है आपको, कि कंफ्यूज नहीं होना। इम्पल्स का यूनिट भी मोमेंटम वाला ही होता है। इम्पल्स की जो डायरेक्शन होती है वो नेट फोर्स की ही डायरेक्शन होती है। ऑलराइट, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, यहाँ तक हमने जो है वो इम्पल्स को डिस्कस कर लिया है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ से। ये देखें ज़रा, अभी आपको मज़ीद समझ आएगी। ओके, ये सारी की सारी बातें जो है वो हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, आपने एक और बात नोट की होगी, बॉयज़ को पता होगा। बॉयज़ अगर देखें तो जब हम क्रिकेट में कैच पकड़ते हैं तो अगर तो हम बिल्कुल अपने हैंड्स को फर्म कर लें यहीं पे, तो बॉल बड़े ज़ोर से आके लगती है, हमारे हाथों में दर्द होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से बॉल को पकड़ के ऐसे करके पीछे लेके आते हैं। जब हम बॉल को यहाँ से पीछे लेके आते हैं तो ये टाइम ऑफ कोलिजन को हम बढ़ा देते हैं, इम्पल्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें पेन बहुत कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है। लेकिन अगर हम वहीं पे फर्म खड़े होकर कैच को पकड़ते हैं तो फिर हमारे हाथों में जब बॉल आकर टकराती है ऐसे करके, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है, क्योंकि इम्पैक्ट बढ़ जाता है, इम्पल्स कम हो जाती है। ऑलराइट, ओके, ये देखें, ये सारी डेरिवेशन मैंने आपको करवा दी है, अभी समझा भी दिया है कि फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये देखें, ये पता नहीं कोई कैच पकड़ रहा है, बाबर आजम लग रहा है मुझे तो। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये लाइनें जो हैं वो इसको एक्सप्लेन कर रही हैं। ये वही बात बताई हुई कि बॉल को अगर हम पकड़ेंगे तो किस तरह से जो है वो फ़र्क होगा। अच्छा, ये देखें, एग्जाम्पल है हमारे पास, व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट। यस, ये देखें, एग्जाम्पल है हमारे पास। ओके, ये देखें, what is difficult to stop if their brakes fail and traveling from a inclined plane, a car of mass 1200 किलोग्राम या ट्रक। अब वो कह रहा है कि एक inclined plane है इस तरह से, या फर्ज करें कि ये ट्रक और कार जो है ना वो मनाल से नीचे आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि कार भी नीचे की तरफ आ रही है और ट्रक भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो वो कहता है कि अगर आप इनमें से, अब इनकी ब्रेक्स फेल हो चुकी हैं दोनों की, कार की भी और ट्रक भी, तो किसको रोकना आसान होगा और किसको रोकना जो है वो मुश्किल होगा, ये न्यूमेरिकल में पूछा गया। ओके ओके, अब यहाँ देखें ज़रा, तो उसने हमें मैस ऑफ कार जो है वो दे दी है जो कि 1200 किलोग्राम है। मैस ऑफ ट्रक जो है वो 10,000 किलोग्राम है। आपने क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी 8 मीटर पर सेकंड है, टाइम में जो तब्दीली आ रही है दैट इज़ 5, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, क्योंकि आपने दोनों को रोकना है। कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, ओके। तो हमने कहा कि हमने उनको रोकना है, तो जब रोकेंगे डेफिनेटली उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की 0। तो दोनों के लिए फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसने दे दी है कि गाड़ी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और 5 सेकंड तक मूव कर रही है, ठीक है। ट्रक जो है इतना उसका मैस है और सेम ट्रक की वेलोसिटी भी क्या है, 8 मीटर पर सेकंड, और वो भी क्या कर रहा है, 5 सेकंड है, 5 सेकंड जो है वो इतने टाइम में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, आपने क्या फाइंड करना है, एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार एंड एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ट्रक। तो ये वही इक्वेशन है, ये देखें, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अगर आप गौर करें तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर आपने, अब देखें ना, कार और ट्रक नीचे आ रहे हैं तो हमने उनके मोमेंटम में तब्दीली लानी है। देखें ना, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है, तो जब मैं इन दोनों को रोक दूंगा तो दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब उनके मोमेंटम में तब्दीली आई है। तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन में हम सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो कार के लिए मेरे पास जो फोर्स आएगी वो 1920 न्यूटन आएगी। लेकिन अगर मैं यही फोर्स कैलकुलेट करूंगा ट्रक के लिए तो 16,000 न्यूटन की फोर्स जो है वो मुझे रिक्वायर्ड होगी। अब इसका मतलब है कि ज़्यादा फोर्स कौन सी है, अगर आप देखें तो ट्रक को रोकने के लिए
ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है जो कि 16,000 है एज़ कम्पेयर टू 1920 जो कि कार के लिए रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है जो ट्रक है उसका मोमेंटम जो है वो क्या है, ज़्यादा है। अब ये माइनस साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने ट्रक के अगेंस्ट जो है वो फोर्स अप्लाई करनी है उसको रोकने के लिए, और गाड़ी के भी अगेंस्ट करनी है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन अपीयर हो रहा है और यहाँ पे भी माइनस साइन अपीयर हो रहा है। तो माइनस साइन का ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, डायरेक्शन के साथ है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑल राइट, तो ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जिस बॉडी के पास मैस ज़्यादा होगा उस बॉडी का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। लेकिन आपने सिर्फ इस बात पर रिलाई नहीं करना, आपने हमेशा वेलोसिटी और मैस को मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि किसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा आ रही है। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा आएगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा और उस मोमेंटम में तब्दीली लाना जो है वो उतना ही मुश्किल होगा। जी, इस एग्जांपल की समझ आ गई आपको? जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, ओके, कुछ बच्चों को समझ नहीं, मैं रिपीट करता हूँ, मैं सिचुएशन को रिपीट करता हूँ। ये देखिए ज़रा, इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है। आप कह लें कि हमारे पास एक कार है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक बड़ा ट्रक है जो कि नीचे आ रहा है। दोनों की ब्रेक्स फेल हो चुकी हैं, दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है जो कि 8 मीटर पर सेकेंड है। ऑल राइट, हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे इनको क्या करना है, रोकना है। यहाँ से आप कह लें कि हमने इनको क्या करना है, किसी भी तरीके से रोकना है। जब रोकना है तो हमारे पास टाइम है 5 सेकेंड्स। कितना टाइम है? 5 सेकेंड्स। मतलब मैंने इन दोनों गाड़ी को और ट्रक को जो कि 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, 5 सेकेंड के अंदर मैंने दोनों को रोकना है। तो इन 5 सेकेंड में मुझे कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? अब ज़रा देखिएगा, फार्मूला आपने ये पढ़ा था, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब ये है चेंज इन मोमेंटम लेके आना है मैंने, किसमें? ट्रक में भी और कार में भी। टाइम मेरे पास 5 सेकेंड है और ये फोर्स मैंने फाइंड आउट करनी है कि मुझे कितनी ताकत जो है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या करना है कि मैंने ये फार्मूला लिया, इसको ओपन किया, डेल्टा पी किसके बराबर होता है? एम वी एफ माइनस एम वी आई। सिंपल मैंने वैल्यूज पुट की कार के लिए, ठीक है। इनको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये फोर्स की वैल्यू आई। मतलब कि अगर मैंने गाड़ी को रोकना है जो कि 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो मुझे 5 सेकंड के अंदर अंदर 1920 न्यूटन फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं इतनी फोर्स अप्लाई करूंगा तो फिर गाड़ी रोक दी जाएगी, मतलब गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, ओके। इसी तरह से ट्रक के लिए भी मैं सेम फार्मूला यूज करूंगा। जस्ट अ मिनट, ट्रक के लिए भी मैं सेम फार्मूला यूज करूंगा, दैट इज सॉरी, ये कार के लिए है और ये ट्रक के लिए, दिस वन। ठीक है, उसने फार्मूला दोबारा लिखा नहीं है लेकिन यही फार्मूला यूज होगा, एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। और आपको पता है कि एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी किसके बराबर होता है? एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसमें आप ट्रक की सारी वैल्यूज पुट कर दें, डेल्टा टी की जगह पे क्या आएगा? 5 सेकेंड्स। वी एफ, क्योंकि जब मैं इसको रोक दूंगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी फाइनल। यहाँ पे वी आई की वैल्यू पुट करें, एम की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास ये फोर्स आएगी। इसका मतलब है कि अगर जो कि ट्रक इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहा है, मुनाल से नीचे आ रहा है, उसकी ब्रेक्स फेल हो चुकी हैं, उसको मैंने अगर 5 सेकंड के अंदर रोकना है, आई रिपीट 5 सेकंड के अंदर रोकना है, तो मुझे 16,000 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, गाड़ी के लिए मुझे 1920 फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी 1920। लेकिन इसके लिए मुझे जो है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि ट्रक जो है उसका मोमेंटम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको रोकना मुश्किल है। ऑल राइट, अब क्लियर हुआ? यस, अब बताएं, मुझे समझ आ गई अब इस बात की? वेरी गुड, शाबाश। तो तवज्जो करके बैठा करें ना आप लोग। फैज़ान अली, अब लेक्चर रिपीट होगा तो फिर आप सुन सकते हैं। ये आसान सी चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं है।
वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब सारे इंटेलिजेंट हैं। फर्स्ट स्लाइड सालिया गुल, ओके। हम चले जाते हैं स्लाइड्स की तरफ। ओके, स्लाइड की तरह फर्स्ट स्लाइड ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। पेपर में आएगा या नहीं आएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको आना चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी है ये। छुट्टियां आपको हमारी टेक्निकल टीम बताएंगी, छुट्टियां कब होंगी, कौन किप्स में जाता है। नहीं, मैं किप्स में नहीं जाता, मैंने पढ़ लिया है। ओके, सो आई गेस के ओके, क्यों नहीं जाते? क्योंकि मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली है, इसलिए मैं किसी अकेडमी में नहीं जाता पढ़ने के लिए। ओके, सो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपकी कोई मज़ीद क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो हैं वो यूट्यूब की जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो उसके कमेंट सेक्शन में मैं एमसीक्यूज़ अपलोड कर दूंगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने अपलोड किया, लेकिन बहुत कम बच्चों ने वहाँ पे जो है उसका आंसर किया है। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।